हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से किया है, समझ लिया है, उसको नोट डाउन कर लिया होगा। बच्चों, मैं बार बार बोलता हूँ एक ही बुक को रेफ़र करना, वो कौन सा है? NCERT। सो टुडे इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो आपका क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट है। ओके, सो इन द लास्ट 2 लेक्चर्स हमने क्या डिस्कस किया था? स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ये हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर तक, यहाँ तक फिनिश किया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, नेचर ऑफ लॉज क्या होता है, कि लॉ का नेचर क्या है। लेट अस स्टार्ट विद ए क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब भी आपको चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कुछ भी स्टडी करना है, हम एक ही फॉर्मेट में स्टडी करते हैं। वो कौन सा फॉर्मेट होता है? QA फॉर्मेट। कि सर ये क्या है? बच्चों, ये है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। ओके, कि आप क्वेश्चंस को समझिए, देन आंसर सर्च कीजिए। इसी फॉर्मेट में जब आप स्टडी करते हो तो कोई भी एग्जाम है वो आसानी से क्रैक हो जाता है। ओके, सो इसीलिए मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं एक क्वेश्चन के साथ। आफ्टर दिस पार्ट, लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक कंप्लीट किया था। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फिजिक्स की प्रोग्रेस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? लेट अस सी वन बाय वन। क्वांटिटेटिव एनालिसिस अलोंग विद क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में हम क्या करते थे? कंपैरिजंस करते थे, दो चीज़ों को कंपेयर करते थे। ठीक है, सो क्या समझा गया कि सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करना पड़ेगा। मीन्स उनका मेजरमेंट करना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज, बेसिक लॉज आर यूनिवर्सल। बेसिक लॉज हैं जो यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल का मीनिंग क्या है? कि द सेम लॉज अप्लाई इन वाइड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मीन्स द एग्जाम्पल इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का जो लॉ है वो अर्थ पर कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी अप्लाई होता है, और कहां पर अप्लाई होता है? अर्थ और सन के बीच भी अप्लाई होता है, मून एंड अर्थ के बीच भी अप्लाई होता है। सो देखिए कितना वाइड कॉन्टेक्स्ट है। इफ वी हैव 2 पेन्स, न्यूटन का जो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है यहां भी अप्लाई है, और अर्थ और सन के बीच भी अप्लाई है। सो basic laws are universal in nature. The third point is approximation approach. This is very important point. बच्चों, आप अभी 11th में हुए हैं। फिजिक्स को जैसे जैसे आगे स्टडी करेंगे बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन देखेंगे, बिकॉज इन रियलिटी द फिनोमेना इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कैसे? हम मान लेते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो क्या मेरे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? ऑब्वियसली। वो कौन सा फोर्स है? दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो ग्रेविटी का फोर्स है। और कौन सा फोर्स है? मैं यहाँ से वहाँ मूवमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स है। ये फ्रिक्शन का फोर्स कहाँ से आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से डेवलप हुआ। वो फोर्स कहाँ से आया? सो इसी तरीके से हमारे पास फोर्सेस आते रहते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है। सो हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। ओके, लेट अस ड्रॉप दीज 2 मार्कर्स। एक साथ मैंने नीचे ड्रॉप कर दिए, रिलीज कर दिए। कौन सा पहले नीचे जाएगा? देखते हैं। एक हैवी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक लाइट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, क्या होता है? सो हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। बहुत जरूरी है साइंस के अंदर। जब हम अप्रोक्सीमेशन अप्रोच को यूज करते हैं, इट मीन्स हम कुछ ना कुछ तो नेग्लेक्ट कर रहे होंगे उस मोमेंट के ऊपर, कि हमें ये चीज छोड़ देनी है, इसका सिग्निफिकेंस कम है। किसके ऊपर फोकस करना है? एसेंशियल फीचर्स पर फोकस करना है। सो द फोर्थ पॉइंट इज फोकसिंग ऑन एसेंशियल फीचर्स। एसेंशियल फीचर्स पर फोकस करना है। दिस इज द मेन पॉइंट। वो एसेंशियल फीचर्स क्या है? इसके लिए एक एग्जांपल है, ए स्टोन एंड ए फेदर फ्री फॉल। कि हम एक स्टोन पत्थर, एक फेदर क्या होता है बच्चों? जैसे आपने बचपन में किया होगा कि मेरी बुक में या मेरी नोटबुक में 2 बुलबुल का पंख है, पिंक एंड अदर कलर्स के भी होते हैं। सो वो पंख की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सो इस पॉइंट को समझते हैं वो होता कैसे है।
क्या होता है, क्या समझाना चाहता है कि हम एसेंशियल फीचर्स पे फोकस करते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक स्टोन लिया, एक फेदर लिया, ठीक है। दिस इज योर स्टोन एंड दिस इज योर, मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज योर फेदर। क्या हुआ, हमने दोनों को एक साथ रिलीज किया, इसको भी रिलीज किया, इसको भी रिलीज किया, एक साथ रिलीज किया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ग्राउंड, आप छत पर खड़े हैं तो क्या होता है बच्चों, ये जो स्टोन है ये पहले नीचे पहुंच जाता है, बट ये फेदर जब ये नीचे गया, फेदर यहां कहीं हवा में ही था, ये कंप्लीट नीचे नहीं आया, बट स्टोन तो नीचे आ गया। दिस इज द एक्चुअल पिक्चर। तो हुआ क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस, कंपैरिजन कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हम इनका स्पीड का मेजरमेंट करेंगे कि इसकी कितनी स्पीड थी, इसकी कितनी स्पीड थी। जब ये स्टोन यहाँ से यहाँ स्ट्राइक किया तो जो फेदर है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बेसिक लॉज आर यूनिवर्सल। यहाँ कौन सा लॉ डिस्कस करने, दोनों के ऊपर एक ही जो फोर्स है वो लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हमें इसी को स्टडी करना है। थर्ड पॉइंट इज अप्रोक्सीमेशन अप्रोच। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ। सो हियर इज एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या है, एयर का रेजिस्टेंस है। जैसे आपने देखा होगा जब ये आप आंधी में उसके अपोजिट में चलते हैं तो क्या होता है, आपकी स्पीड कम हो जाती है, मतलब वो आपको रेजिस्ट करती है। सिमिलरली क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर एयर तो है ना हर जगह, एयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, गैसेज हैं, ठीक है। सो जब ये नीचे आते हैं तो एयर का रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। मोशन किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है। सो क्या होता है, ये इसके मोशन को रेजिस्ट करता है। ये हैवी है तो नीचे आ जाता है, ये हल्का है तो ऊपर रह जाता है, अभी तक नीचे आया नहीं है। दिस इज रियल पिक्चर। अब हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन अप्रोच क्या लगाते हैं, हमें स्टडी क्या करना है बच्चों, हमें स्टडी करना है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। हमें इस पॉइंट को स्टडी करना है कि फ्री फॉल है ग्रेविटी के वजह से, क्योंकि अर्थ है जो हर चीज को अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता है, खींचता है। सो कंसीडर अ डायग्राम। मान लेते हैं हमने ये डायग्राम ले लिया, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, थोड़ा सा इसे स्ट्रेट बना लेते हैं लाइक दैट। सो यहां पर क्या हुआ बच्चों, नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस। हमें इसको स्टडी करना है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो हमने अप्रोक्सीमेशन क्या किया कि जो एयर रेजिस्टेंस है हमें ये कंफ्यूज कर रहा है कि हम देखना चाहते हैं कि स्टोन का मास अलग है, फेदर का मास अलग है, ग्रेविटी का दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो एयर रेजिस्टेंस है हमें इसको नेग्लिजिबल कर दिया। नेग्लिजिबल का मीनिंग क्या होता है, जीरो नहीं किया है, अप्रोक्सीमेटली जीरो किया है, जीरो नहीं है कंप्लीट, ठीक है। सो हमने यहां पर एक्सपेरिमेंट किया, अगेन एक स्टोन लिया, सेम स्टोन, एंड अगेन वही फेदर ले लेते हैं। हुआ क्या, इस केस में क्या होता है बच्चों, स्टोन एंड दिस इज योर फेदर। यहां पर स्टोन है और यहां पर फेदर है, दोनों ही क्या हुए, ऑलमोस्ट सेम रेट से नीचे आए। मैंने क्या वर्ड यूज किया बच्चों, ऑलमोस्ट सेम रेट, मीन्स दोनों को नीचे आने में जो वक्त लगा, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सेम था।
बच्चों ऑलमोस्ट वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, बिकॉज हमने क्या नेग्लिजिबल यूज़ किया है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, हम कंप्लीटली वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाते हैं, कुछ माइन्यूट रह जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। दैट्स वाई वी यूज द वर्ड नेग्लिजिबल। ओके, सो हमने वर्ड यूज किया यहां पर ऑलमोस्ट। सो आपने क्या देखा कि स्टोन हैवी था, फेदर बिल्कुल हल्का था, बट दोनों एक साथ नीचे आए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ग्रेविटी है वो क्या करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती है, कि हैवी मास है तो जल्दी नीचे आ जाना, हल्का है तो बाद में आ जाना। अगर आप एक हाथी को नीचे डालते हैं और खुद आप एक साथ उसके कूदते हैं नीचे, आपको कोई नीचे छोड़ देता है, तो दोनों एक साथ नीचे जाएंगे। कब जाएंगे, जब ऐसा कुछ सिचुएशन होगा। ओके, सो दिस आर द फोकसिंग ऑन एसेंशियल फीचर्स। हम एसेंशियल फीचर्स पर फोकस करते हैं कि ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। दिस इज द मेन कंक्लूजन। हम डिटेल्स में करेंगे व्हेन वी डिस्कस द ग्रेविटेशन चैप्टर, बट हमें यहाँ इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है बच्चों। दिस इज द क्वेश्चन। आपको कहा जाता है कि फर्स्ट इंग्लिश में कोई क्वेश्चन नहीं होता। सो बच्चों ध्यान से, स्लोली, पेशेंसली आपको करते रहना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। हमारा यही नेक्स्ट टॉपिक है। हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं उसमें अभी देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। सो बच्चों ये हमें क्या बताता है कि फिजिक्स एंड देन टेक्नोलॉजी एंड देन सोसाइटी ऑल आर इंटर रिलेटेड, सभी इंटर रिलेटेड है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे इंटर रिलेटेड है। यू कैन से दिस इज द साइकिल, दिस इज द साइकिल, this one and this one and this one। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, हम बोल सकते हैं दिस इज योर फिजिक्स एंड दिस इज योर टेक्नोलॉजी एंड दिस इज योर सोसाइटी। बच्चों इसे बोलते हैं ग्राफिक्स। आपको समझ में आना चाहिए, किसी भी वे में समझे। आप जितना अपने माइंड को इनोवेटिव रखेंगे उतना ही अच्छा होता है। ओके, फिजिक्स से टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट सोसाइटी को मिलता है, सोसाइटी अगेन फिजिक्स में नया कुछ करती है, देन ये साइकिल चलता ही रहता है। ओके, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन की जो इन्वेंशन है वो कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, सो उस टाइम पे कुछ फिजिक्स के लॉ थे कि हीट के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया था। क्या हम स्टीम है, जो हीट है, उसका यूज़ कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, फिजिक्स को यूज़ किया, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, इंजन को बनाया, डेवलप किया, देन किसके लिए बेनिफिशियल बनाया, सोसाइटी के लिए। सो हमारे पास यहाँ क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कि इंडस्ट्री है जो स्टीम इंजन बनने से एकदम हाई स्केल पर पहुंच गई, बूम कर गया। ठीक है, एकदम ग्रोथ लिया इंडस्ट्री ने। सो दिस इज द बेनिफिशियल पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम बोल सकते हैं क्या, वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी किसको फॉलो करती है, फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म।
और देखिए बच्चों, हमारे पास क्या हुआ, दिस इज़ द फिजिक्स लॉ। हमने इसका यूज़ करके क्या बनाया, एक वायरस टेक्नोलॉजी डेवलप की। इसका बेनिफिट किसको हुआ है बताइए? इसका बेनिफिट सोसाइटी को हुआ है। हमने क्या बनाए, फ़ोन, मीन्स मोबाइल फ़ोन एटसेट्रा। और भी बोल सकते हैं एयरपॉड्स। पहले हमारे ईयरफोन आते थे वायर के साथ, अब वायरलेस आ चुके हैं। सो दिस इज़ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ओके, so in this way physics, technology and society are interrelated. The next point is fundamental forces in nature. जो नेचर के हैं फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब जब हमारे सिलेबस में वो इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। बट इन दिस चैप्टर वी विल सी द ब्रीफ ओवरव्यू। हम उनके बारे में बस थोड़ा सा समझेंगे कि वो हैं क्या। आपको बेसिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो द फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस बच्चों, हर चीज़ का वर्ड, हर वर्ड का एक मीनिंग होता है। दैट इज़ योर फंडामेंटल फोर्सेस। हमें जो फंडामेंटल फोर्सेस को डिस्कस करना है। फोर्सेस सभी को पता है, डेली लाइफ में एवरीडे यूज़ होता है। फंडामेंटल का क्या मीनिंग है बच्चों? फंडामेंटल का मीनिंग होता है विच आर रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, कि अगर वो नहीं है तो समथिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा। लाइक हम आपको आपके फंडामेंटल राइट से समझा देते हैं। कैसे? कि आपका एक राइट्स है, क्या? राइट टू लाइफ, आपको दिया गया है जीने का अधिकार। अगर आपसे ये अधिकार ले लिया जाए तो आप रहेंगे नहीं। इट मीन्स दीज राइट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस टू योर एग्जिस्टेंस, कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं बिकॉज आपके पास वो राइट्स हैं। दैट्स वाई फंडामेंटल फोर्सेस का मीनिंग क्या होता है? वो फोर्सेस जिनकी एग्जिस्टेंस से आगे सारा जो हमारे नेचुरल फिनोमिना हैं वो हैपन होते हैं, हम उनको समझते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स। ये कितने टाइप का होता है? 4 टाइप्स का। अब हमें जो फंडामेंटल फोर्सेस को जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी बच्चों? हम डे टू डे लाइफ में क्या देखते हैं कि बहुत बार बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। हमने किसी चीज़ को पुश किया, धक्का दिया, इट मीन्स हम फोर्स के बारे में जानते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, इट मीन्स फ्रिक्शन पिक्चर में आ रहा है, ठीक है। सरफेस टेंशन होता है लिक्विड के अंदर, एयर रेजिस्टेंस होता है, विस्कस फोर्स होता है, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। ये कहाँ होते हैं? मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, बिगर लेवल पर, जो हमारे लिए ऑब्जर्वेबल हैं, ठीक है, विद द आईज, विद आवर सेंसेस। नाउ एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक मीन्स एट द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स। अब क्या हमें एटम्स दिखाई देते हैं? नो। सो वहाँ पर भी तो फोर्सेस होते हैं। अगर ये मार्कर ऐसा है, टूट नहीं रहा है, क्या मीनिंग हुआ? कि एटम है किसी फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। सो वो फोर्स कौन सा है, वो कहाँ से आया? सो ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारे फोर्सेस हैं। कॉन्टेक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, ठीक है, कि मैंने इस पेन को पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि मुझे आपको करवाना है। कैसे पकड़ा हुआ है? कि जो मेरी मसल्स हैं वो एक फोर्स प्रोड्यूस कर रही हैं इसको पकड़ने के लिए। सो मस्कुलर फोर्स भी होता है। सो बाद में हमें क्या पता लगता है कि जो ये डिफरेंट फोर्सेस है, ये फोर्सेस कहाँ से डेवलप हुए? ये फोर्सेस हुए बेसिकली फ्रॉम दीज फंडामेंटल फोर्सेस, जो 4 टाइप्स के हैं, इनसे ही ये डेवलप हो रहे हैं, इनका ओरिजिन यही है। सो द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स।
ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हम मान लेते हैं बच्चों दो ऑब्जेक्ट हैं, m1 m2 मास है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो कुछ ना कुछ फोर्स होगा। बच्चों ये कहाँ से आया, कैसे आया, हम डिस्कस करेंगे, आप इस पे ऊपर मत जाना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमें बेसिक ओवरव्यू लेना है, हमें सिर्फ समझना है कि व्हाट इज़ द रोड मैप ऑफ फिजिक्स। इस चैप्टर को मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था, रोड मैप क्या है। सो द पॉइंट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द फर्स्ट पॉइंट इज, इसके बारे में हम लिख सकते हैं, इट इज म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। between any two body by virtue of their masses। यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ही अट्रैक्शन होता है बिटवीन एनी टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। मासेस की वजह से कि दो मास हैं, कुछ डिस्टेंस है, तो इतना फोर्स होगा। कहाँ से आया हम बाद में देखेंगे, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज, इट इज यूनिवर्सल। बच्चों बार बार मैंने बताया यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होता है, कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है हर जगह है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर द टू पेन्स, यहाँ भी इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इट मीन्स इन द एंटायर यूनिवर्स बिटवीन एनी टू bodies which have some mass, there is always a gravitational force. So this is all about it is universal. The third point is its range is infinite. अब इनफाइनाइट कैसे हुआ बच्चों, देखते हैं। दिस इज यूर आर, ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ऐसे आया, बाद में देखेंगे। इस बात को बिल्कुल आप टेंशन मत लेना कि क्या है, बस इस मोमेंट को, इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है। बट एक्चुअल डिस्क्रिप्शन इसका ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे, क्या क्यों कैसे सब कुछ आएगा। आर है फोर्स के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डिस्टेंस आर है। अगर हम आर को डिक्रीज करें फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। हमने क्या बोला, इट्स रेंज इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेंज है। इट मीन्स अगर हम इस आर की वैल्यू को बढ़ाते जाएं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100, 1 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, फोर्स जीरो कभी नहीं हो सकता, नेवर। वो कुछ न कुछ होगा, चाहे कम होगा बट फोर्स जरूर होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि व्हेन आर टेंड टू इन्फिनिटी, इक्वल नहीं बोला मैंने, टेंडिंग टू मतलब इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। सो फोर्स टेंडिंग टू जीरो, फोर्स जीरो हुआ नहीं है, उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। हम बोल सकते हैं इट्स रेंज इज इनफाइनाइट, कि बहुत ज़्यादा सेपरेशन के बावजूद ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं होता, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू बेसिक पॉइंट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत आसान से पॉइंट थे, ठीक है। द नेक्स्ट फोर्स इज, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। The next is electromagnetic force. सेम बच्चों में एक छोटी सी पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। वो पिक्चर क्या है, दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2,
यहाँ पे कुछ डिस्टेंस r है, फोर्स क्या वेरी करता है, Q1 Q2 r स्क्वायर। सेम सिचुएशन सेम है, कहाँ से आया हम पढ़ेंगे जब हम 12th में हो जाएंगे, बट फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप इतना ही समझिए कि ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि हमें इसके बारे में थोड़ा सा समझना है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखते हैं, हम पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स। ये किसकी वजह से होता है, चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, कि दो चार्ज हैं Q1 Q2, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इतना फोर्स होगा। ठीक है, हम कैसे समझ सकते हैं इसको, या तो प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जो चार्जेस प्लस माइनस वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन के लिए जो फोर्स है उसका कुछ वैल्यू होगा, वो वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली वी कैन राइट माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रिपल्सन। डिटेल्स में आएगा जब आप 12th में होगे, और अच्छे डिटेल में आएगा, बट इतना हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि सेम टाइप के चार्जेस हैं रिपेल करते हैं, और डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो, इट इज ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज इट्स रेंज इज इनफाइनाइट। ये भी इनफाइनाइट होती है रेंज, मतलब ये फोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर भी कुछ न कुछ वैल्यू रखता है, क्योंकि वैसा ही हमारे पास इसके फोर्स का फॉर्मूला है जैसा कि इसमें था ग्रेविटेशन में, कि व्हेन r टेंड टू इन्फिनिटी, इफ r टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन f टेंडिंग टू 0। ऐसा क्यों, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, एक अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। ओके, अगर ये इन्फिनिटी जाएगा तो ये 0 जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो, इट्स रेंज इज इनफाइनाइट, इसकी रेंज भी इनफाइनाइट है। क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर है, बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल 2 प्रोटॉन ले लिया हमने, ठीक है, कुछ डिस्टेंस r है। अब इन प्रोटॉन के बीच में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को भी डिटरमाइन किया। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का कुछ मास होता है। क्या होता है बच्चों, आएगा, और आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सुना होगा, डिटेल में हम सब कुछ करेंगे, बस हमें इसको समझना है। बेसिक है क्या, 2 प्रोटॉन हैं, इनके ऊपर चार्ज भी होता है, इनके ऊपर मास भी होता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम दोनों के बीच में एक फोर्स डिटरमाइन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी डिटरमाइन कर लिया, देन हमने ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिटरमाइन कर लिया। जो ये फोर्स है 10⁻36 इतने टाइम स्ट्रॉन्गर मिला। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट्स आए, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए। ठीक है, हम थ्योरेटिकली भी डिटरमाइन कर सकते हैं, हम करेंगे डिस्कस कैसे क्या हुआ। सो हुआ क्या, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना ज़्यादा स्ट्रोंग है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, इट इज ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये क्या है, या तो अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है। ठीक है, और ये कितनी वैरायटी में एग्जिस्ट करता है, 2, या तो प्लस या तो माइनस, और यूनिवर्स में थर्ड चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, 2 ही चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, इससे पहले हमने किया था ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अट्रैक्टिव होता है रिपल्सिव होता है। खुद सोचिए कि सर ने बताया था एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड बाय द अदर ऑब्जेक्ट, कभी रिपल्सन नहीं होता बच्चों, कभी नहीं होता। ओके,
So gravitational force is always attractive, but electromagnetic force is either attractive or repulsive. यहाँ पर जो वेराइटी है वो प्लस भी है माइनस भी है, बट मास की जो वेराइटी है वो एक ही है, ठीक है. इट मीन्स देर इज नो नेगेटिव मास, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव मास एग्जिस्ट नहीं करता. फाइन. द थर्ड पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. Before that, write a question. Why electromagnetic force dominates at microscopic level? यहाँ बोल से माइक्रोस्कोपिक स्केल. और द क्वेश्चन इज वाई ग्रेविटेशनल फोर्स why gravitational force is negligible at microscopic scale. बच्चों आपको बार बार बोला जाता था कि सर फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन नहीं बनते. बहुत बच्चों से सुना होगा, बहुत फ्रेंड्स से सुना होगा, या मैनी टाइम टीचर से सुना होगा. बट राइट दिस क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन इन दिस यूनिट. इसी यूनिट का क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है. हम इसे समझते हैं. सॉल्यूशन क्या है इसका. हमें एक पॉइंट पता है. वो पॉइंट क्या है कि मैटर है जो किससे मिलके बना होता है. एटम्स, और यू कैन से मॉलिक्यूल्स. और ये किससे मिलके बना होता है. चार्ज्ड पार्टिकल्स. ये चार्ज पार्टिकल्स के साथ मिलके बना होता है. वो क्या होते हैं हमारे पास. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. अब बच्चों ये मत समझना कि न्यूट्रॉन लिख दिया सर ये तो न्यूट्रल होता है. इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में होता है. इसके पास चार्जेस होते हैं बट इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो इफेक्ट कैंसिल हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज द सिनेरियो. और हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या, कि हमने एक एग्जांपल लिया था किसका. प्रोटॉन, प्रोटॉन कुछ डिस्टेंस होगा r. सो क्या फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. कितना स्ट्रोंग है. आप कोई चीज़ 100 टाइम्स कर देते हैं तो उसी को हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, 1000 टाइम्स. बट यहाँ आप देखिए 10⁻36 टाइम, कितना ह्यूज अमाउंट है ये, कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है. सो हम बोल सकते हैं दिस फोर्स इज नेग्लिजिबल एट द एटॉमिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक स्केल. कौन सा फोर्स नेग्लिजिबल है. दिस वन. तो यही इसका आंसर है कि दिस इज द सिनेरियो. ये कंडीशन होती है, ये फाइंड आउट किया गया है कि ये फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है. सो इतने स्ट्रॉन्ग के आगे इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, ये तो नेग्लिजिबल हो गया. सो हम जब भी माइक्रोस्कोपिक स्केल मतलब एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल्स पर बात करेंगे, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लिजिबल माना जाता है. दिस इज द लॉजिक. इसीलिए हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. बुक में मिलेगा नेग्लेक्ट कर देते हैं, बताते नहीं ये क्यों कर देते हैं. और वहाँ पर हम एक ही फोर्स को डिस्कस करते हैं बार बार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. दीज आर द रीजंस. ओके. नाउ नेक्स्ट फोर्स इज strong nuclear force.
strong nuclear force. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. इट बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स में बच्चों क्या होता है हमारे पास? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन. ये किसको बाइंड करके रखता है? प्रोटॉन्स को एंड न्यूट्रॉन्स को. इसका यही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. इट बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ये जो फोर्स है स्ट्रॉन्गेस्ट है. स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब जितने भी हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एक इसके बाद हम और डिस्कस करेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, सब में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स. यही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है. ओके, देखते हैं सिनेरियो क्या है, पिक्चर क्या है. दिस इज योर न्यूक्लियस. हम मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है. अब इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? इस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारे होते हैं. हमने कुछ एक बना लिए. ठीक है, हुआ क्या? न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 0. सो हम कह सकते हैं बच्चों कि न्यूट्रॉन के बीच तो क्या है? ना तो अट्रैक्शन होगा ना तो रिपल्सन होगा, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है. ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास? प्रोटॉन. प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. कि मान लेते हैं ये प्रोटॉन है, यहाँ भी 2 प्रोटॉन हैं, यहाँ भी प्रोटॉन्स हैं, यहाँ भी प्रोटॉन है, तो सभी में क्या हो रहा है हमारे पास? रिपल्सन हो रहा है. बच्चों अगर रिपल्सन हो रहा है कि ये चीज़ों को बाहर की तरफ रिपेल करेगा, क्योंकि प्रोटॉन में रिपल्सन हो रहा है. किसकी वजह से? दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है. रिपल्शन हो रहा है तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि जो न्यूक्लियस है फट जाना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए. फिर भी ये स्टेबल क्यों है? इसलिए स्टेबल है क्योंकि ये फोर्स एग्जिस्ट करता है, कि एक ऐसा फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स जो इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे भी ज़्यादा स्ट्रोंगर है. सो यहाँ पर क्या हो जाता है? जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो डोमिनेट कर जाता है किसको? ये क्या होगा हमारे पास? अट्रैक्टिव फोर्स. अट्रैक्टिव है तभी तो इसने क्या है? सारे सिस्टम को एक साथ बांध के रखा हुआ है. ठीक है, किससे डोमिनेट कर चुका है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. जो कि क्या है यहां? रिपल्सिव. ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है रिपल्सिव फोर्स है, तो हमारे पास जो ये सिनेरियो नज़र आ रहा है कि प्रोटॉन रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस है अनस्टेबल होना चाहिए, बट ये स्टेबल होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसको डोमिनेट कर लेता है. ठीक है, अब आपको पता है बच्चों, जो चीज़ डोमिनेट कर जाती है वही स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाती है. सो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर. नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स रेंज. इट्स रेंज इज वेरी स्मॉल. (10⁻⁻15 मीटर. इसकी रेंज बहुत स्मॉल है. इट मीन्स आपको पता लग गया कि जो न्यूक्लियर फोर्स है उसका जो डायमेंशन है वो कितने ऑर्डर का है? 10⁻⁻15 ऑर्डर का. डायमेंशंस क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट यूनिट में. आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो द लास्ट फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स.
द लास्ट फंडामेंटल फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों ये क्या होता है? ये है ना आपका सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस में हैपन होता है, सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस। मीन्स ऐसा नहीं है कि हर जगह हो, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ग्रेविटेशनल है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ये क्या होता है? हर जगह नहीं होता, कुछ जगह मिलता है। उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? बीटा डीके, बीटा डीके ऑफ। बच्चों डिटेल में हम पढ़ेंगे बीटा डीके क्या होता है, बट हम इस मोमेंट के लिए बता देते हैं बीटा डीके होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाइड्रोजन, ये आपका क्या है? एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर, ये आपने केमिस्ट्री में किया होगा। होता क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है प्लस एक एनर्जी पार्टिकल। सो हुआ क्या, यहां पर क्या बन जाता है? 2 देन हीलियम 3। सो दिस इज द सिनेरियो। ये यहां पर बीटा डीके में क्या होता है? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और एक एनर्जी पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। बच्चों आपको नहीं समझना है कि होता क्या है, ये हायर फिजिक्स की बातें हैं, बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ बीटा डीके होता क्या है। जब ऐसा सिचुएशन होती है वहाँ पर इस टाइप के फोर्सेस मिलते हैं हमारे पास, ठीक है। जो इसकी रेंज है वो बहुत कम होती है। रेंज क्या होता है इसका? 10⁻⁻16 मीटर। इसको बोला जाता है सब न्यूक्लियर रेंज। मीन्स न्यूक्लियर रेंज क्या था? 10⁻⁻15 मीटर। ये उससे भी छोटा है, उसी का हिस्सा बन सकता है। इट मीन्स सब न्यूक्लियर रेंज। ओके, ऐसे बोलते हैं पार्ट्स एंड सब पार्ट्स, मतलब जो मेन हेडिंग है उसके अंदर जो हेडिंग चल रही है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स कैसा होता है? ये फोर्स इतना वीक नहीं होता कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है, बट इट इज वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रोंगर होता है, बट वीकर किससे होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से एंड न्यूक्लियर फोर्स से। सो दीज आर बेसिकली द 4 फंडामेंटल फोर्सेज। हमने बेसिक आइडिया लिया है बच्चों, ये डिटेल्स नहीं है, ये बेसिक आइडिया है। बहुत सारे आपको पिक्चर्स में सिनेरियो समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ये क्या होता है बच्चों? मैंने आपको इस यूनिट के स्टार्टिंग में बताया था 2 बातें कि फिजिक्स का जो अप्रोच है वो 2 तरीके से वर्क करता है। कौन कौन सा? यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। बच्चों हमने ये स्टार्टिंग में ही किया था कि यूनिफिकेशन क्या होता है, रिडक्शनिज्म क्या होता है। यूनिफिकेशन का क्या मीनिंग होता है कि हम जो नेचुरल फिनोमेना है उनको कम से कम कॉन्सेप्ट्स लगा के, कम से कम लॉज में एक्सप्लेन कर सके, दैट इज यूनिफिकेशन। मतलब बहुत सारी चीज़ों को यूनाइट कर देना, जोड़ देना। सो क्या किया? जैसे बहुत सारे हमारे पास ब्रांचेज हैं, ठीक है, फिजिक्स की ब्रांचेज है, लाइक ऑप्टिक्स है, आप करेंगे आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, आगे जाके करेंगे, ठीक है। सो हम एग्जांपल से समझ लेते हैं यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस कैसे हुआ। जो न्यूटन है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैंने बच्चों जब यूनिफिकेशन डिस्कस किया था इसी का एग्जांपल लिया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो बाद में इस टॉपिक में यही डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूटन का जो लॉ है टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। टेरेस्ट्रियल मीन्स जो अर्थ पर ऑब्जेक्ट है,
सेलेस्टियल मीन जो यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हैं, लाइक अर्थ, सन, मून, सैटेलाइट्स, ओके, वहाँ पर जो ये लॉ है सेम अप्लाई होता है, ठीक है। यूनिफिकेशन कर दिया इसने। हम जब अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वेशंस लेते हैं वही ऑब्जर्वेशंस हम कहाँ ले सकते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की, जो यूनिवर्स में बिगर ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके। हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। वैसे तो यूनिफिकेशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट जो अच्छे हैं वो देखते हैं। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, किस चीज़ को यूनिफाई किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्लस ऑप्टिक्स। बच्चों यही दो पॉइंट हैं जिन पे हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स वर्ल्ड वर्क कर रहा है कि फोर्सेस को कंबाइन करें। क्या हम एक ऐसा फोर्स बना सकते हैं या एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स बना सकते हैं कि वो पूरी फिजिक्स को एक्सप्लेन कर दे, ओके। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, यही प्रोसेस चल रहा है, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस है, यूनिफिकेशन करना, रिलेशन फाइंड आउट करना, और धीरे धीरे हमारे जो साइंटिस्ट है वो करते रहे हैं। हुआ क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स को मिला दिया। कैसे मिलाया, एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि जो लाइट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव के हम डिस्कशन करते हैं ऑप्टिक्स में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ रहा। इट मीन्स जो लाइट है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। देखेंगे बच्चों कैसे होता है, बस आपको ये पॉइंट समझना था, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। नाउ द फाइनल टॉपिक इज नेचर ऑफ लॉज। लॉ का नेचर क्या होता है, जो हमारे पास फिजिकल लॉज हैं उनका नेचर क्या है। नेचर ऑफ लॉज, बच्चों जो भी फिजिकल फिनोमिना है, बहुत सारी क्वांटिटी हैं, टाइम, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, धीरे धीरे हम सब डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि ऑब्जर्वेशंस हुए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, क्या हुए कि देयर आर सम क्वांटिटीज एंड अदर क्वांटिटीज। यहां सम क्वांटिटी क्या हुई, वेरी विद टाइम, और यहां क्या हुआ, कुछ अदर क्वांटिटी हैं रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। कि हमने नोटिस किया कि ऐसी तो बहुत सारी क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जो टाइम के साथ बदलती रहती हैं, वेरी करती रहती हैं, बट हमने ये ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, क्या ऐसी क्वांटिटी हैं कि जो टाइम के साथ हमारी चेंज नहीं होती हैं, वो कंजर्व रहती हैं, जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन बच्चों आपको समझ में आएगा कि कंजर्वेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है। उसका मीनिंग ये नहीं होता कि वो क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, बट बेसिकली द ओवरऑल पॉइंट इज रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। वो टाइम के साथ यूनिवर्स में चेंज नहीं होती। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, ऐसी जो क्वांटिटी होती है ना, इनको क्या बुलाता है, कंजर्वेटिव क्वांटिटी। कंजर्वेटिव, इसी से हमारे पास क्या डेवलप हुए, कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी है लाइक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इट मीन्स दिस ऑल physical quantity, energy, linear momentum, angular momentum remains
कांस्टेंट विद द टाइम, ये टाइम के साथ नहीं बदलते हैं। ट्रांसफॉर्म हो सकता है कुछ ना कुछ, लाइक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बट ओवरऑल पिक्चर में अंदर सब कुछ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हम इस चीज को एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं, आपको समझ में आएगा कि कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है। बच्चों बहुत प्यार से समझना है, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट पर आप ये मत सोचने बैठ जाना कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कहाँ से आती है, सब कुछ आएगा। हमें तो क्या समझना है, कंजर्वेशन को समझना है। हम सिर्फ इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, मैं बार बार एग्जांपल इसलिए लेता हूँ ताकि आप उन चीज़ों से बिल्कुल अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, एग्जांपल से ही समझ में आता है। मैकेनिकल एनर्जी में दो टाइप की एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, and this is your kinetic energy, and this is your total mechanical energy. सो आपको समझ में आएगा बच्चों, जो मैकेनिकल एनर्जी है किसका सम होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, एक सिनेरियो है, वो सिनेरियो कैसा है, एक पत्थर है हमारे पास, स्टोन है, ठीक है, दिस इज आवर ग्राउंड। हमने इस पत्थर को ड्रॉप कर दिया, रिलीज कर दिया। जब ये h हाइट पर है, कोई तो हाइट होगी h, 10 मीटर 20 मीटर कुछ तो होगा, तो इसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी है। मींस ये बॉक्स है, कंप्लीट फील है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से हो सकती है, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, और दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। बाय वर्च्यू का मीनिंग होता है बाय मीन्स ऑफ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चों, डिटेल में हम सब कुछ समझेंगे। इस मोमेंट के लिए, इस पिक्चर को समझाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ा ये कि मोशन में कोई चीज़ होती है तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन की वजह से होती है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होता है हम देखेंगे। जब हमारे पास ये स्टोन यहाँ है, हमने रिलीज नहीं किया, इसको छोड़ा नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी है इतनी h हाइट के ऊपर है, मोशन में नहीं आया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। सो क्या हुआ, दिस प्लस दिस मतलब कंप्लीट दिस, यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो ये कंप्लीट फील्ड है। सो पता लगा आपको, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दिस पिक्चर। हम देखते हैं, अब ये जो पत्थर है हम मान लेते हैं यहाँ आया, एट दिस पॉइंट फॉर एग्जाम्पल दिस इज पोजिशन फर्स्ट। अब पत्थर जब यहाँ पहुँचता है तो कुछ हाइट नीचे आया है, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम हुई है। अब ये मोशन में आ चुका है, मोशन में आ चुका है तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, तो क्या हुआ, हम मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया है, ठीक है। जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ, कितना हुआ, इतना कम हुआ, इतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। अब टोटल कैसे हुआ कि इतना तो हमारे पास पोटेंशियल है और इतना काइनेटिक है, फिर से मिलके क्या बन गया, टोटल मैकेनिकल बन गया। हम फिर से देखते हैं कि स्टोन यहाँ पर आ गया,
पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई। दिस इज द सेकंड पॉइंट। मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आ गई, ठीक है, कितना कम हुआ, इतना कम हुआ, तो इतना पोटेंशियल एनर्जी कम हो तो इतना ही क्या इंक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। फिर से वही सिनेरियो है क्या कि जितना हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है और अब काइनेटिक एनर्जी कितना बन चुका है, इन दोनों को जोड़िए, कंप्लीट हमें पिक्चर ये मिल जाएगी। ठीक है, सो बच्चों समझ में आया कि एनर्जी बदलती रही बट फाइनली जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आया। दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है हम सब देखेंगे। ठीक है, नाउ द लास्ट एंड फ्यू लाइंस हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि कंजर्वेशन लॉज हैं जो हैव डीप कनेक्शन विद किसके साथ, सिमेट्रीज ऑफ नेचर। ये बच्चों लास्ट टॉपिक है, बस 5 मिनट और लगेंगी। कंजर्वेशन लॉज का डीप कनेक्शन किसके साथ है, नेचर की सिमेट्री के साथ है, कि नेचर के जो सिमेट्री है वो कैसे है, क्या रिलेशन है। हमें बच्चों सिर्फ ओवरव्यू देखना है, बार बार बोल रहा हूँ ओवरव्यू, क्योंकि दिस इज़ द रोड मैप। हमें सिर्फ मैप का आइडिया लेना होता है। ठीक है, हमें वही आइडिया लेना है और ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि ट्रांसलेशन और हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेशन और हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, किसमें, इन टाइम इज इक्विवेलेंट टू what, law of conservation of एनर्जी। इसके इक्विवेलेंट होता है। क्यों होता है, कैसे होता है बच्चों, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ये नेचर में होता है, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, ये नेचर में होता है। होता क्या है, आपने आज कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, आज डेट क्या है 15 जून, आपने आज एक्सपेरिमेंट किया, वही एक्सपेरिमेंट 1 साल बाद किया, उन्हीं कंडीशंस में किया तो आपको सेम रिजल्ट्स मिले। तो मतलब क्या हुआ, आप टाइम में आगे गए हैं, इसलिए हमने बोला ट्रांसलेशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम। आज का जो टाइम है 15 जून 2021, आपने एक्सपेरिमेंट किया 15 जून 2022, आपने 1 साल टाइम का डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या रिजल्ट में चेंज होंगे, नहीं होंगे, ये नेचर की सिमेट्री है एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि टाइम के साथ एनर्जी कंजर्व रहती है। दिस इज द रिलेशन। द सेकेंड वन इज ट्रांसलेशन इन स्पेस। is equivalent to what, conservation of linear momentum। ट्रांसलेशन इन स्पेस, स्पेस क्या होता है हमारे पास, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मीन्स, होमो मीन्स सेम, जो हर जगह सेम है, ठीक है।
कंडीशंस बदल सकती हैं, बट स्पेस इज सेम थ्रू आउट इन द गैलेक्सी। कंडीशंस अलग हैं, टेम्परेचर्स अलग हो सकते हैं, कहीं सन है उनके नंबर अलग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सन हो सकता है, हीट का डिफरेंस हो सकता है, वेरी कोल्ड सिचुएशन हो सकती है, कहीं ऑक्सीजन हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। सो कंडीशन में वेरी, ठीक है, बट स्पेस इज होमोजीनियस। ट्रांसलेशन इन स्पेस इज इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मीनिंग क्या है? नो प्रेफर्ड लोकेशन। कि कोई भी जो फिनोमिना है, लाइक ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको छोड़ दिया, अर्थ की ग्रेविटी ने इसको खींच लिया, ये एक फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना। अब हम इसी फिनोमिना को कहाँ नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? मून पर। मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होता है। सो फिनोमिना तो वहाँ भी ऐसे ही हुआ, कंडीशंस बदल गई हैं कि वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा धीरे से आएगा क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू कम हो गई है, बट जो बेसिक पिक्चर वो तो चेंज नहीं हुआ ना। सो इसलिए बोलते हैं स्पेस है वो होमोजीनियस होता है, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज आइसोट्रोपी। इसका मीनिंग क्या होता है? नो प्रेफर्ड डायरेक्शन। मीन्स बच्चों, आइसो का मीन्स भी क्या होता है? सेम होता है। आइसोट्रोपी इन स्पेस इज इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपने एंगुलर मोमेंटम के बारे में देखा होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? नो प्रेफर्ड डायरेक्शन। कि ऐसा ही नहीं है कि एक ही डायरेक्शन है, उसी के अंदर हम किसी भी फिनोमिना को नोटिस करेंगे और कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि एक ही लोकेशन है अर्थ पर जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नहीं, नेचर है वो बहुत ही सिमेट्रिकल है। आप सेम फिनोमिना को कहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहाँ पे कंडीशंस अलग हो सकती हैं, बट बेसिक नेचर चेंज नहीं होगा। बच्चों, आपको इनके अंदर डीप नहीं जाना है, मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू समझा दिया है, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। आज हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड मैंने आपको बताया था मैं कंप्लीट किसको फॉलो करूंगा? एनसीईआरटी बुक को। ये जो मैंने सब कुछ कराया है, कुछ एक्स्ट्रा एडिशन किया, सिंपली किस बुक के बेसिस पर है? एनसीईआरटी के बुक के बेसिस पर है। सो लेक्चर को देखिए, एनसीईआरटी की बुक को रीड कीजिए, जो 1-2 क्वेश्चंस किए हैं उनको डिस्कस कीजिए, उनको आंसर नोट डाउन कीजिए। सभी आंसर किस में गिवन है? एनसीईआरटी बुक में गिवन है। बच्चों, इस चैप्टर को हल्के में मत लेना। यहाँ जो बताया गया है वो आपका थ्रू आउट 11th एंड 12th वर्क करेगा। डिटेल्स आती जाएंगी, हम और समझते जाएंगे, बट ओवरव्यू यहाँ था, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जब कोई पिक्चर रिलीज़ करते हैं तो प्रोमो रिलीज़ किया जाता है, ये प्रोमो था आपकी फिजिक्स का, ठीक है। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात है, वो आपको कभी नहीं बोलनी है। आवर मिशन, क्या मिशन है? मोनोपोली को ब्रेक करना है। वो मोनोपोली कौन ब्रेक करेगा? आप सभी लोग करेंगे। सो गाइज, इन फिजिक्स एक स्टेटमेंट को याद रखना, यू मस्ट बिलीव इन कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स में बिलीव कीजिए एंड द कंसेप्ट्स विल मेक यू फ्लाई। आपको वो उड़ा देगा। उड़ा देगा मीन्स ये नहीं, उड़ा देगा मीन्स ड्रीम्स में उड़ाएगा। कंसेप्ट को समझिए। हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी आएंगे, बट बच्चों ये जो कंसेप्ट छोड़ दिए जाते हैं आपकी वीकनेस बन जाते हैं न्यूमेरिकल्स की। अब आप देखेंगे जैसे जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व होंगे, ठीक है। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो बच्चों, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए,
अपनी स्टडी करते रहिए, घर पर रहिए बट स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।